परफॉर्म कर गया है मार्केट्स को। संदीप मट्टा जी मेरे साथ से मौजूद है। संदीप जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग। नमस्कार रजत जी, गुड मॉर्निंग। सर ये एक्सपायरी कैसी बीतेगी और आज जो आखिरी दिन है कुछ शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है या फिर आप ये मान रहे हैं कि लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से जो बाजार टूट रहा है ये भी और टूट सकता है? रजत जी, एक्सपायरी को देखते हुए कोई भी कमेंट करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है ऐसे माहौल में, जब कॉल और पुट अगर देखें पीसीआर रेशियो दोनों के ही वो काफी लोअर लेवल के ऊपर है। तो हाँ, संभावना है कि हम यहां से एक अपटिक देख सकते हैं, लेकिन पिछले 5-7 दिन का जो मूव आया है, जब भी हम गैप अप ओपन हुए हैं वहां से हमने सेलिंग ट्रिगर होते हुए देखा है। तो अगर निफ्टी 16,072-75 का लेवल मेंटेन करके रखता है तो डेफिनेटली आज एक एक्सपायरी वाला डे हो सकता है जहां पर बुल्स मार्केट के ऊपर हावी होते हुए दिखें। तो 16,072 का एक लेवल है जिसके ऊपर मैं क्लोजली वॉच करना चाहूंगा। उसके ऊपर रहता है तो मुझे मार्केट कंप्लीटली बाइंग जोन में नजर आता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए। कौन सा लेवल? 16,400 बोला आपने? 16,072, 16072। अच्छा, 16072 के ऊपर निकले तो उसके बाद आप बोल रहे हो कि हो सकता है कि बुल्स डोमिनेट कर लें। ये लेवल इंपॉर्टेंट है। और कहां तक का अपसाइड पोटेंशियल सर फिर? उसमें सर मुझे पहला टारगेट लगता है 16,161 और उसके बाद में 16,250 तक के लेवल मुझे इंट्राडे में आते हुए नजर आते हैं। ओके राइट। और डाउन साइड अगर बाजार टूटा तो कहां तक गोता लगा सकते हैं? वैसे क्वेश्चन तो आपके लिए डाउन साइड ढूंढना इस समय बाजार में आसान है, लेकिन क्यों बार बार 16,000 के लेवल को बचा रहे हैं सर बुल्स? सर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है और मुझे लगता है कि एक्चुअली इंडिया का मार्केट अभी पूरी तरह से रिप्लिकेट कर रहा है यूएस मार्केट को, और वहां पर जो पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा भी यूएस फ्यूचर अगर डाउन होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट आज यूएस के अंदर नेगेटिवली प्ले करेगा, तो हम उसको पहले से प्रीएम्प्ट करते हुए हमारे को यहाँ पे सेलिंग आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, एफआईआईज की जो कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है और वो एफआईएस की सेलिंग हो रही है, सी द मेजर फंडामेंटल इशू रजत जी इसके अंदर ये है कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन को लेके जो अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है वो मार्केट को स्टेबल नहीं होने दे रहा है। फेड का जो कमेंट्री है कि हमें 2 से 3% के आसपास का इन्फ्लेशन रेट रखना है, वो 2 से 3% का इन्फ्लेशन रेट आज के माहौल को देखते हुए टारगेट अचीव होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और उसके बहुत से फंडामेंटल रीजंस है, जिसमें पहला रीजन हुआ ग्रेन एक्सपोर्ट्स जो होता है रशिया यूक्रेन से, तो इस युद्ध की वजह से उसके ऊपर ड्रास्टिकल रिडक्शन हुआ है। यूएस के अंदर कई रीजंस के अंदर ड्रॉट की सिचुएशन बनी हुई है, तो वहां पर भी एग्रीकल्चर इश्यूज हैं। चाइना के अंदर कोविड के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं और वहां पर सप्लाई चेन के इश्यूज आ रहे हैं, तो ये मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन एक ग्लोबल वरी बनता हुआ जा रहा है। और जब तक इस ग्लोबल वरी का नेचुरल तरीके से समाधान नहीं किया जाता तब तक ये माहौल बना रहेगा। सी हम इंटरेस्ट रेट हाइक करके मार्केट के अंदर एक मैनिपुलेशन का इंतजाम तो कर सकते हैं, लेकिन मार्केट को इस तरह से बहुत लंबे समय तक मैनेज नहीं किया सकता। तो जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो इस रिस्क को समझ रहे हैं कि नेक्स्ट 6 से 8 महीने मार्केट के लिए इन्हीं उतार चढ़ाव से भरे हुए रहेंगे। 200-300 पॉइंट गिरने के बाद में हो सकता है कि आपको 50-100 पॉइंट की आपको तेजी दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल अगर आप 15 दिन 20 दिन का व्यू देखेंगे तो आप जो इंक्रीमेंटल लॉसेज है उसके ऊपर आप इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बढ़ता हुआ नजर आएगा। सर रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस दिख रही है ना, वो है बैंक्स में। एक तो बैंक निफ्टी पे आपका आउटलुक चाहिए और दूसरा उसमें भी जो पूरे ही बैंक निफ्टी पे एक ही स्टॉक चला है इस सीरीज में, वो है कोटक महिंद्रा बैंक जो 8% चढ़ गया। निफ्टी का भी टॉप गेनर कोटक महिंद्रा बैंक ही है। बैंक निफ्टी और कोटक महिंद्रा बैंक पे आपका आउटलुक? नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक ने इस अनसर्टेनिटी वाले एनवायरनमेंट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करा और ये परफेक्ट लेवल से घुमाई। अपने 50 डेमा को अगर आप देखेंगे 4 दिन पहले अपने 50 डेमा के आसपास से टच करा था, जहां इसने लगभग 1770 के आसपास के लेवल को टच करा और वहां से इसमें एक शार्प यू टर्न आया है और उसने इस काउंटर को रफली 1900 के पार जाता हुआ हमने इस काउंटर को देखा है। तो काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। और हम अगर ये देखें कि जब बैंक निफ्टी 38,000 के लेवल के आसपास में था तब भी 1900 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, और आज जब बैंक निफ्टी 34,000 के लेवल के आसपास है तो भी 1900 के लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखाता है इस काउंटर के अंदर। फंडामेंटल पिक है, एफआईएस का रुझान इस शेयर्स के ऊपर काफी अच्छा है और मुझे लगता है कि एफआईएस भी पर्टिकुलरली इस काउंटर को बाय करने के मूड के अंदर है। इसके साथ ही एचडीएफसी ट्विंस ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले 1 या 2 दिन का अगर हम उनका मूव देखें तो बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल रिलेटिवली आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। बट अगेन अनसर्टेनिटी वाला जो माहौल है वो माहौल बना रहेगा और हो सकता है कि नीचे के लेवल पे कुछ शॉर्ट कवरिंग आए और उसकी वजह से कुछ 1 या 2 स्टॉक्स आपको परफॉर्म करते हुए दिखें। तो मैं अभी इसके ऊपर बैंक नहीं करना चाहूंगा। मुझे ओवरऑल मार्केट पर्टिकुलरली जब तक
टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स के अंदर स्टेबिलिटी बनती हुई नजर नहीं आती, तब तक मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। और बैंक निफ्टी की भी एक लिमिट है, बिकॉज जिस तरह से रेट हाइक्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इट्स अ हेडलाइन ड्रिवन मार्केट। तो आपको यूएस से खबर आएगी कि हम 75 बेसिस पॉइंट नहीं बढ़ाते हुए 50 ही बढ़ा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप खुश हो जाएंगे, और 2 दिन के बाद में फिर कमेंट्री आएगी कि नहीं, 50 की जगह अब हमारा टारगेट मीट नहीं हो रहा है, तो हम इसको 75 से 100 बेसिस पॉइंट पे कर सकते हैं। तो ये मार्केट बहुत जिटरी है। तो थोड़ा सा मेरा एडवाइस ये है कि अभी इन्वेस्टमेंट वाले जो आपके आइडियाज है उसको होल्ड रखें, एटलीस्ट 5-7 दिन उसको थोड़ा सा विराम लगाए और मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दें। मुझे लगता है कि 5 से 7 दिन के अंदर मार्केट के अंदर एक बॉटम फॉर्मेशन होना चाहिए। 15,700 के आसपास का हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी मार्केट पे लेके चल रहे हैं, जहां पर 3 से 4 बार मार्केट ने बॉटम बना के वहां से रिवर्सल का साइन दिया है। लेकिन जब तक ये 16,500 के ऊपर क्लोज नहीं होता है निफ्टी, तब तक इसके अंदर मुझे नहीं लगता है कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी इन लेवल से आएंगी। राइट, लेकिन निफ्टी बैंक पे आपने टारगेट्स नहीं बताया सर। आज के लिए जिन्होंने पोजीशंस बना रखी हो एक्सपायरी पे कहां पर समेट लिया और अगली सीरीज के लिए आउटलुक क्या है? सर निफ्टी बैंक मुझे लगता है कि 34,440 के ऊपर अगर अपने आप को मेंटेन करने में अपने आप को मेंटेन कर पाता है, तो हम यहां से 34,800 तक के लेवल आज या कल में देख सकते हैं। 34,440 के नीचे मुझे बैंक निफ्टी खराब लगता है। ओके राइट। अमराजा बैटरी, उदय पटेल जी पूछ रहे हैं सर, अमराजा बैटरी पे आपकी क्या कॉल है? इनफैक्ट ये रिलेटिवली ना ऑटोज ही आउट परफॉर्म कर गए हैं। 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर निफ्टी तो गिरा 7%, लेकिन ये जो शेयर्स हैं ऑटो और एफएमसीजी 1.5% के आसपास इंडेक्स डाउन है मई सीरीज में। तो अमराजा पे आपकी क्या कॉल है? सर मेरा इसमें एक अवॉइड का स्टांस है। हमने निफ्टी को 15,700 से 18,400 तक जाते हुए देखा, लेकिन इस काउंटर के अंदर किसी भी तरह का मूव नहीं आया है। एक क्लियर कट लेगार्ड है, 1000 के लेवल से ये डाउन होता होता आज 50% से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर बॉटम फिशिंग करने का ये समय है। जब तक ये काउंटर अपने आप को 550 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, तब तक इसमें नया निवेश तो नहीं है। अगर किसी के पास में ये काउंटर है तो मेरी यहाँ से निकलने की भी राय नहीं है, क्योंकि बहुत नीचे आ चुका है। तो यहाँ से आपको एक डेड कैट बाउंस आपको मिल सकता है। तो जिसका निवेश है बने रहे, अदरवाइज मेरे लिए अवॉइड कैटेगरी के अंदर। ओके राइट। जो दूसरे पायदान पे चल रहे हैं ना शेयर सर, वो निफ्टी पे इस सीरीज के आउट परफॉर्मर्स वो हैं आईटीसी, एचयूएल, ब्रिटानिया, यानी कि एफएमसीजी का बोलबाला रहा पूरी ही सीरीज में। और रिलेटिवली जो बिल्कुल ही थका हुआ सुस्त स्टॉक समझा जाता है ब्रिटानिया, वो आउट परफॉर्म कर गया है मार्केट्स को। मार्केट 7% नीचे है, लेकिन ब्रिटानिया 5% ऊपर है एक सीरीज में। क्या करना चाहिए? कोई भी स्टॉक पसंद है आपको, एचयूएल, आईटीसी या फिर ब्रिटानिया में से? सर मुझे लगता है ये मार्केट की पोजिशनिंग है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी के टाइम पर फार्मा एंड एफएमसीजी स्टॉक्स जो होते हैं वो पूरी इंडस्ट्री आउट परफॉर्म करने की कोशिश करती है। तो एफएमसीजी पर्टिकुलरली ब्रिटेनिया के नंबर आने के बाद में कि जो सारे तोड़फोड़ रिजल्ट्स उन्होंने प्रेजेंट करे हर पैरामीटर के ऊपर, इसने एक पूरी इंडस्ट्री को बूस्ट दिया है। और वही हमने देखा आईटीसी के अंदर और बाकी सारे काउंटर्स के अंदर। तो आउट परफॉर्मेंस की जारी रहेगी, अच्छे लेवल पे है। बहुत बड़ी तेजी हमने इन काउंटर्स पे देखी भी नहीं है। तो ये रफली मार्केट को थोड़ा आउट परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आप इसमें भी देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग 2 या 3 दिन में स्टार्ट हुई है। तो थोड़ा सा सही समय का वेट करें। मुझे भी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम लगती है और फंसने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। अगर किसी को ट्रेड लेना ही है तो वो कंपल्सिव ट्रेड हो सकते हैं, और वो कंपल्सिव ट्रेड अगर आपको लेनी है तो आप इंडेक्स पे लें, बिकॉज वहां पर आपकी रेट्स आने के चांसेस ज्यादा हैं रादर देन स्टॉक्स। ओके राइट। मुनीश साहू जी पूछ रहे हैं माइंट्री के ऊपर आपका क्या आउटलुक है? और इनफैक्ट कल हमने जो रिपोर्ट चलाई थी उसमें साफ तौर पे डाउनग्रेड आया था नोमुरा का, और टारगेट्स क्या रिवाइज किए थे सर? 16% से 38% टारगेट्स जो रिवाइज कर दिए अक्रॉस द बोर्ड पूरी ही इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज से जुड़े कंपनियों के शेयर्स के। और नतीजा तो खैर हम देख ही रहे हैं कि आईटी नहीं रुक रहा है, सबसे ज्यादा टूटने वाला इंडेक्स बन गया है। अब क्या करना चाहिए माइंट्री पे? रजत जी, ऊपर के लेवल से बहुत करेक्ट हो चुके हैं सारे आईटी स्टॉक्स और एक अच्छे सपोर्ट पे खड़े हैं। और अभी इसमें कंसोलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर मैं नेस्डेक को देखूं तो पिछले कुछ समय में रफली 20-22% के आसपास का करेक्शन नेस्डेक में आ चुका है। और किसी भी बियर फेज के अंदर इतना बड़ा करेक्शन एक साइजेबल करेक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि नेस्डेक्स के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब के अंदर एक वैल्यूएशन करेक्शन हुए हैं, और वो वैल्यूएशन करेक्शन अभी मुझे लगता है कि उसमें बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकता है चार्ट्स को देखते हुए। तो अगर वहां से हमें कुछ रिलीफ रैली मिलती है तो मुझे डेफिनेटली ये सारे स्टॉक्स ऊपर बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ये सारे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, इनके अंदर ऑर्डर बुक के अंदर या इनके अंदर बिजनेस को लेके कोई इशू नहीं है।
हाँ, एग्जीक्यूशन को लेके इश्यूज है, इनका जो रॉ मटेरियल है वो कंटिन्यूसली महंगा होता जा रहा है, जो कि मैन पावर है। अगर वो मैन पावर को प्रॉपर्ली नर्चर नहीं कर पाते, रिटेन नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें एक मार्केट में ऑर्डर के अंदर लॉस हो सकता है, और ये मार्केट प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको 15-20 दिन का इसमें समय दें, अगर कंसोलिडेशन बनता है तो यहाँ पर बॉटम फिशिंग की जा सकती है। अभी मेरी राय नहीं है, बिकॉज ये नेगेटिव टेरिटरी के अंदर है। और ऊपर से माइंडट्री और एल&टी इन्फोटेक का मर्जर भी है, स्वैप रेशियो ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो इसमें अभी ये डील के चलते भी इसमें देखना होगा कि पोजीशंस कैसे बनती हैं। रिलेटिवली आईटी में कुछ भी पसंद है सर? नहीं तो फिर बिल्कुल अवॉइड कर दें पूरे सेक्टर को अभी। सर नेक्स्ट 5-7 दिन के लिए मेरा ये राय है कि सभी स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज मुझे मार्केट के अंदर एक बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस देखना है। सी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं, हालांकि उनके मतलब उनके टारगेट्स बहुत हेवाई होते हैं कि कोई 12,000 की बात करता है, 14,000 की बात करता है, तो वहां पर एक फियर प्ले आउट, हमने भी पढ़ी है सर वो वाली रिपोर्ट, सीएलएसए की रिपोर्ट है वो, तो वो एक तरह के फियर प्ले आउट होते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करने दें, बिकॉज अभी चार्ट में कहीं भी मुझे आईटी के अंदर मतलब है ना कंसोलिडेशन कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कंसोलिडेशन तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कंप्लीटली डाउन ट्रेंड के अंदर ये काउंटर्स बने हुए हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन इनके ऊपर एक थोड़ी सी रैली के बाद में उससे डबल की सेलिंग आती है। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम जो है पॉजिटिव स्लाइड पे इस पे प्ले नहीं कर रहा है। तो अभी प्राइजेस उतने लुक्रेटिव लग रहे हैं, लेकिन शायद हुए नहीं है। तो जब तक मार्केट में ओवरऑल स्टेबिलिटी नहीं आती है, कोई भी काउंटर आपको पैसा नहीं बनाएगा, और वहां पे आपके फंसने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। राइट सर, एक ना खबर आई है आज वोडा आइडिया पे, और मुझे ना थोड़ी मेमोरी अगर मैं रिकलेक्ट करूं तो पिछली बार जब ये खबर आई थी तो उसके बाद वोडा आइडिया का सुपड़ा साफ हो गया था कि सरकार इसमें हिस्सा खरीदना चाहती है 33.4%। वो कहने की इक्विटी में कन्वर्ट कर दो जो भी डेट है। तो होगा ये कि ओपन ऑफर को लेकर अटकलें थी कि सरकार ओपन ऑफर लाएगी कि नहीं लाएगी, तो सेबी ने उनको छूट दे दी कि भैया अभी ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं। और जो टेक ओवर एक्विजिशन जो थ्रेशोल्ड होता है 25% के ऊपर का जो होता है कि उसके लिए आपको ओपन ऑफर लाना पड़ता है, सरकार नहीं लाएगी ओपन ऑफर, सेबी ने मना कर दिया, छूट दे दी। सरकार कह रही है कि वो कंपनी नहीं चलाएगी, मौजूदा मैनेजमेंट ही फैसले लेगी, लेकिन सबसे बड़ी शेयर होल्डर तो सरकार ही बन जाएगी। तो वोडा आइडिया पे एक बार आउटलुक शेयर कर दीजिए। सर वोडा आइडिया के ऊपर बहुत से लोगों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और ये ऑलमोस्ट इसी रेंज के ऊपर बना हुआ है। इस पे आप ₹7.30 के आसपास, ₹7 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लें और काउंटर के अंदर बने रहें। मुझे लगता है कि मतलब है ना, इसकी स्टोरी भी खत्म नहीं हुई है, और इंडिया के अंदर 3 ही प्लेयर हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद में अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इसका कहीं ना किसी दूसरी कंपनी के अंदर मर्जर होगा, ये स्टेक सेल करके बाहर निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा आप समय दें इस काउंटर को, नया पैसा तो नहीं डालें, बिकॉज ये इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके पास में अवेलेबल है रिलायंस के अंदर प्लस भारतीय एयरटेल के अंदर, जो कंप्लीटली आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो वहां पर अपना नया पैसा अलोकेट करें। आइडिया में मेरी नया निवेश की और फंडामेंटली राय नहीं है। किसी के पास में पैसा है तो मुझे लगता है कि एक बार शॉर्ट टर्म में 12 से 13 रुपए के लक्ष्य दिखा सकता है 3 से 6 महीने के अंदर। तो वहां पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करके उसको राइट काउंटर के अंदर शिफ्ट कर लें। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि कब आई थी पिछली बार ऐसी खबर, सुपड़ा साफ होते देखा था वोडा आइडिया का, उस समय तो बहुत भयंकर खबर आई थी। देखते हैं आज कैसे अब्जॉर्ब होती है और क्या पोजीशंस बनती हैं आज वोडा आइडिया में, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन भारतीय एयरटेल, सिंगटेल भी बोल रही है सर इनकी पेरेंट कंपनी में कुछ हिस्सा अपना कम करना चाहते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज और भी हैं जहां पर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। भारतीय एयरटेल पे क्या आउटलुक है? नहीं, मेरा भारतीय एयरटेल पे आउटलुक पॉजिटिव है। हालांकि ये शायद इसकी राइट टाइमिंग नहीं है बाय करने की। तो जब तक ये 700 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता, मैं इसमें नए निवेश की सलाह नहीं दूंगा। 700 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो डेफिनेटली इसमें मतलब 5 से 10% के आसपास के तेजी के काउंटर के अंदर ये जा सकता है। लेकिन अगेन अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा ट्रेडिंग बैट है, ये आपको 40-50 रुपए की तेजी देगा और फिर ये नीचे आ जाएगा। तो अगर आपका नजरिया 2 साल में इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो डेफिनेटली हमारा 950 के आसपास का इसमें टारगेट है। 2 साल का व्यू आपको लेके चलना पड़ेगा। अदरवाइज आपको ये 650 के लेवल के आसपास मिले, आप वहां पर बाय करें, 700-710 के टारगेट पे आप निकल जाएं। तो ये ट्रेडिंग बेट है शॉर्ट टर्म में, रादर देन एन इन्वेस्टमेंट पिक। अविनाश जी पूछ रहे हैं बलरामपुर चीनी, गोविंद जी पूछ रहे हैं धामपुर शुगर इंडस्ट्री पे एकदम से सवाल आने शुरू हो गए क्योंकि मैक्सिमम जो पोजीशंस हैं वो शुगर्स पे ही बनी हुई हैं और रिटेल क्लाइंट्स के पास तो भर भर के अब शुगर स्टॉक्स हो गए हैं और ऊपरी स्तरों पे हो गई प्रॉफिट बुकिंग शुरू। पॉलिसी डिसीजंस का तो इम्पैक्ट पड़ रहा है 2 दिन से। अब क्या करना चाहिए बलरामपुर और धामपुर में, दोनों में ही? देखिए, ये पॉलिसी इन्वेस्टमेंट की वजह से और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट का जो एक्शन है पिछले 7-8 दिन के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ये इन सभी कमोडिटी स्टॉक्स जो हैं, जो पर्टिकुलरली फूड रिलेटेड हैं, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर एक नेगेटिव स्टांस अब बन चुका है। तो
निवेश तो इसमें मैं नहीं बोलूंगा कि अभी करें, बिकॉज जब तक पॉलिसी का इम्पैक्ट नहीं आता और जब तक इन्फ्लेशन काबू में नहीं रहता तब तक न ये प्राइसिंग बढ़ा पाएंगे और न ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनका, हालांकि जो इनके ओवरऑल आउटलुक है, जो मैं पॉलिसी स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि 10 मिलियन टन के आसपास का इनको एक्सपोर्ट करना है और अभी मोटा मोटा ऑर्डर से देखे तो रफली 9 मिलियन टन के आसपास है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पास में कैपेसिटी खत्म हो गया है कि एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और एक्सपोर्ट करना भी होगा तो उन्हें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हिंड्रेंसेस हैं। तो ऐसे काउंटर के अंदर जहां पर गवर्नमेंट ही चाहती है कि महंगाई को कंट्रोल करें और ये महंगाई और आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि मतलब है ना इन काउंटर बना रहना चाहिए। बिकॉज अगर मतलब चीनी के प्राइसेस कम हो या नहीं हो, लेकिन उनके शेयर के प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ बनाना चाह रहे हैं तो वो शायद सही समय नहीं है इन पॉलिसी इश्यूज को देखते हुए। 600 रुपए का स्टॉक घटते घटते पहुंच गया 240 पे। तो देखिए अभी शुगर इंडस्ट्री से जुड़ी जो कंपनियां, वहां तो तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और महंगाई के मोर्चे पे सरकार ने कमर कस ली है। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग की स्टोरी में ही निपट लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली हायर एंड पे होती हुई नजर आ रही है। अच्छा सर, कोल इंडिया पे क्या करना चाहिए? बहुत जबरदस्त नतीजे जो इस बार कोल इंडिया ने पोस्ट कर दिए हैं, नतीजे स्क्रीन पे ऑब्वियसली चल रहे हैं। 3 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी घोषणा कर दिया और ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री पॉजिटिव है। टेक्निकली कैसा लग रहा है? क्या प्रॉफिट बुकिंग का कैंडिडेट है अब, या फिर मेटल माइनिंग में जिस तरीके से ओवर आउट परफॉर्मेंस शो करी है और चढ़ सकता है यहाँ से? सर मुझे लगता है कि जब तक ये 190 के स्तर को क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बना रहेगा। अगर हम देखें तो 2 या 3 दिन पहले जो इसकी कैंडल बनी थी जिसने इसको 173 से उठा के इस काउंटर को रफली 185 के आसपास लाके खड़ा करा था, तो ये न्यूज से पहले की स्मार्ट मूव था। मुझे लगता है कि जब तक ये 191 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, हम इसके अंदर वापस 160 तक के लेवल देख सकते हैं। तो 191 की क्लोजिंग का वेट करें। 191 की क्लोजिंग अगर होती है तो ये आपको 10 से 15 रुपए का मूव ऊपर की तरफ दे सकता है। अदरवाइज अभी इस काउंटर को आप अवॉइड करें। अभी अवॉइड करें, लेकिन ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री है पॉजिटिव और 218 बैंक ऑफ अमेरिका और साथ साथ क्रेडिट यूज 250 का लक्ष्य लेकर चल रहा है इस स्टॉक पे। ईज माई ट्रिप, मुझे याद है 1 साल की ऊंचाई पे है स्टॉक। सर क्या करना चाहिए? अविनाश जी पूछ रहे हैं। नहीं, एक अच्छी कंपनी है और प्रोबेबली इस स्पेस में इंडिया के अंदर लिस्ट होने वाली शायद ये पहली कंपनी है। कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है और नीचे आईपीओ स्तर के बाद में 10-12 दिन के बाद में जब इनका आईपीओ लॉन्च हुआ था तो उसके उन स्तरों से हम देखें तो बहुत तेज इस काउंटर के अंदर खरीदारी का माहौल बना था। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इस काउंटर के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहे इन काउंटर्स इस काउंटर के ऊपर। ओपनिंग अप की जो थीम है और जिस तरह से इंटरनेशनल ट्रैवल अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कोविड के बाद में, मुझे लगता है कि काफी अच्छे पोजिशन है ये अपने सेक्टर के अंदर। तो फंडामेंटली काउंटर मुझे अच्छा लगता है। इंडिगो के भी आज नतीजे आए हैं, उस पर भी नजर रखनी होगी। तो टूरिज्म से रिलेटेड स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। लेकिन विकी जी पूछ रहे हैं एशियन पेंट्स पे, अमृत कुमार जी पूछ रहे हैं एशियन पेंट्स पे। एशियन पेंट्स ही कल के सत्र में टेंशन में था, 8% का गोता लगा गया था। इनफैक्ट कल तो एशियन, बर्जर, इंडिगो पेंट्स, इन सभी में ही गिरावट देखने को मिली थी। खबर ही कुछ ऐसी थी कि ग्रासिम ने 10,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स जो है वो प्लान कर लिया है पेंट इंडस्ट्री के लिए। तो ग्रासिम भी अग्रेसिव हो गया, जेएसडब्ल्यू भी अग्रेसिव हो गया। पेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ने की संभावना ज्यादा है और कल एक ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव थी एशियन पेंट्स पे। क्या करना चाहिए सर? कल 8% गिरावट के बाद ये इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे हैं क्या? कहां तक जा सकता है? नहीं, फंडामेंटल तो बिल्कुल खराब है। पर्टिकुलरली मतलब ये नहीं बोलूंगा कि फंडामेंटल खराब है बिकॉज ऑफ द न्यू एंट्रेंट। और जो एंट्रेंट आया है बेसिकली वो बहुत जाना माना घराना है भारत का। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरह का नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन ग्रासिम का है वो उनके लिए बहुत इजी कर लेता है कि एक सेपरेट शेल्फ पेंट का ओपन करना उन शॉप्स के अंदर और वहां से पेनिट्रेट करना। तो ग्रासिम की जो नेट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो दूर दराज के इलाकों के अंदर है और वहां पर उस थ्रेट को देखते हुए मार्केट इन सभी काउंटर्स को एशियन पेंट्स जो हाईली प्राइस्ड वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स है उनको पनिश कर रहा है। और क्योंकि बिरला जी के पास में बहुत डीप पॉकेट्स है तो कहीं ना कहीं प्राइस वॉर इस इंडस्ट्री में होने की संभावना है। अब इसमें ग्रासिम कितना पैसा बनाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो दूसरे लोग बड़ा पैसा बना रहे थे इस इंडस्ट्री के अंदर उनकी पॉकेट्स पे कहीं ना कहीं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कहीं ना कहीं डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी नेगेटिव टर्न के अंदर है और मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी नीचे के स्तर आ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है मुझे लगता है कि 2500 के आसपास ये काउंटर एक बार सपोर्ट ले सकता है। अगर वहां पर ये सपोर्ट नहीं लेता है तो ये काउंटर मुझे 1500 तक जाते हुए दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल रीजन।
तो याद होगा आपको टेलीकॉम में भी ऐसे ही हुआ कि जब जियो की एंट्री हुई थी तो उसके बाद से हम देखा प्राइस डिस्ट्रप्शन आता हुआ, और वही कुछ हाईलाइट हो रहा है, कंपटीशन बढ़ेगा पेंट इंडस्ट्री पे। अगली जो कैटेगरी है वो है पेंट सेक्टर, जिसमें कंपटीशन बहुत इंटेंस होने जा रहा है और उसी का खामियाजा भी कंपनियां उठा रही हैं। फंडामेंटल्स में दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूज फ्लो और उसके बाद जो कंपटीशन बढ़ेगा तो वो इंडस्ट्री को प्रभावित करेगा। रूपा, इनफैक्ट रूपा एंड कंपनी, अगर आप ट्रैक कर रहे हो स्टॉक को, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से जो जमकर पिटाई हुई है, टॉप मैनेजमेंट एग्जिट हुआ था, सीएफओ और सीईओ दोनों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और कंपनी ने मंजूर भी कर लिया। निवेशकों को उठाना पड़ रहा है, हायर लेवल पे जिन्होंने भी खरीदा है बहुत तगड़ा घाटा हुआ है। क्या करना चाहिए इसमें से निकले तो फिर क्या खरीदें? सर फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, और जिस तरह से ये जिस सेक्टर के अंदर ये प्ले करती है, मुझे लगता है कि वो सेक्टर मतलब इमर्जिंग सेक्टर हो सकता है। ये जो न्यूज फ्लो की वजह से जो कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ है, उसकी वजह से एक नीजर रिएक्शन इस काउंटर के अंदर आया है, तो 1 या 2 दिन दे इस काउंटर को। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये अपने आप को नीचे के स्तरों पे एक सपोर्ट लेकर वहां से मतलब घूमने का ये दमखम रखता है। तो जिसके पास में है थोड़ा सा ये पेन आया है, क्योंकि जब भी मैनेजमेंट चेंज होता है, और मैनेजमेंट उस समय चेंज होता है जब काउंटर अच्छा कर रहा होता है, कंपनी अच्छी कर रही होती है, तो नेगेटिवली उसको पोजीशन किया जाता है, और सभी एफआईज डीआई उसको थोड़ा सा नेगेटिवली ट्रीट करते हैं। प्लस जो पीएमएस की होल्डिंग होती है, वो पीएमएस की होल्डिंग का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है कि कहीं पर भी मैनेजमेंट चेंज हुआ है और जो मैनेजमेंट अच्छा कर रहा था वह चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो 4 या 5 साल के व्यू से किसी काउंटर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से प्रॉफिट बुक करके दूसरे पे शिफ्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़े से नीचे के स्तर इसमें आ सकते हैं, और नीचे के स्तरों पर डेफिनेटली इस काउंटर में बने, लेकिन आपका नजरिया अगेन 2 से 3 साल का होना चाहिए। अगर आप 2 या 3 महीने के नजरिए से करेंगे तो वापस आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। एक बार से थोड़ा रैपिड फायर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो डिस्कस करनी भी रह गई हैं। एक बार आप सिर्फ टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस बताएं। नैल्को के नतीजे आए हैं, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। नेशनल एल्यूमिनियम, और वैसे भी हम समझ रहे थे कि एल्यूमिनियम कंपनियां तो एटलीस्ट परफॉर्म करेंगी, क्योंकि वो ग्लोबल प्राइसेस का ही उनको बेनिफिट मिलता चला जा रहा था। अब आने वाले समय के लिए आउटलुक वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल 85 के स्टॉप लॉस से बने रहे। काउंटर जब तक 100 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक इसमें कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी, लेकिन मैं बहुत बड़ी गिरावट भी इसके अंदर महसूस नहीं कर रहा हूँ। 85 के स्टॉप से बने रहे। अगर ये काउंटर 100 के लेवल को क्रॉस करता है तो मैं बहुत जल्दी ये काउंटर 110 112 के लेवल पे मिलेगा, तो 85 के स्टॉप लॉस से बने रहे। अपोलो हॉस्पिटल्स 42% घट गया इनका मुनाफा। अपोलो हॉस्पिटल्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं, अवॉइड कैटेगरी के अंदर है। आप नया पैसा तो नहीं लगाए। ये इन्हीं स्तरों के ऊपर अगर ये सपोर्ट लेता है तो ठीक है, अदरवाइज मतलब मुझे इसके अंदर से इसमें भारी मंदी मुनाफा वसूली इसमें दिखती है, तो इस काउंटर को 3000 के नीचे भी लेके जा सकती है। अगर यहाँ पर ही रुकता है तो आपको वापस ये काउंटर मतलब 4000 के लेवल दिखा सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम है। ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री, एक ने क्रेडिट स्यूज ने इंडिगो पे कर दिया टारगेट कम, और एक ने जेपी मॉर्गन ने कर दिया टारगेट ऊपर, तो मिक्स कमेंट्री है। इंडिगो के नतीजे आए हैं सर, क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस लेवल्स? सर इसके अंदर बिजनेस प्रेशर मुझे लग रहा है, और 1550 के स्टॉप लॉस से आपके पास में पोजीशन है तो बने रहे। और ऊपर अगर ये अचीव करता है तो ये 1700 के आसपास के लेवल दिखा सकता है, तो 1550 के एसएल से 1700 के टारगेट के लिए काउंटर में बना रहा जा सकता है। और एक है बाटा, मुनाफे के फिगर, कामकाजी मुनाफा सब में ग्रोथ देखने को मिली है। 44-44% तो इनका कामकाजी मुनाफा ही बढ़ गया। कैसा लग रहा है आपको बाटा? पोजिशनली 1600 के स्टॉप लॉस के साथ में काउंटर में बने रहे, 2000 तक के टारगेट आ सकते हैं। थोड़ा सा मार्केट अगर इंप्रूव होता है तो ये वो फंडामेंटल कंपनी जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ से, मल्टीबैगर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 20-30% के आसपास की रिटर्न यहाँ से दे सकती है। बने रहे, बहुत अच्छा पोजीशन किया है और रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। रवि जी पूछ रहे हैं कि वेदांता में फ्रेश बाइंग कब करनी चाहिए? वेदांता आप टच करेंगे? वैसे ना ये रिलेटिवली अंडर परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन इसने डिविडेंड दे दिया था, उसके बावजूद 25% के आसपास ही मई सीरीज में टूटा है। तो कहेंगे डिविडेंड भी तो मिला है निवेशकों को, वो भी तो फैक्टर इन करना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल 445 का स्टॉक घटकर हो गया 304। क्या करना चाहिए और कब दोबारा री एंट्री कर सकते हैं? सर थोड़ा सा मेटल की स्टोरी एक बार स्टेबल हो जाए तो डेफिनेटली ये बाइंग के लेवल यहाँ पर भी है। थोड़ा सा अगर मार्केट फॉल होता है तो आपको अगेन 270-280 के लेवल में मिल सकता है, वहां पे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अगर किसी को ये काउंटर पसंद ही और उसमें करना ही है तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के एसआईपी मोड पे इस काउंटर को इकट्ठा करना स्टार्ट करें। आपको एवरेजिंग कॉस्ट अच्छी पड़ेगी और आपको मुनाफा होगा इस काउंटर पे इन स्तरों के ऊपर भी। अच्छा, और एक है टाटा पावर और एक है टीसीएस। टाटा पावर में तो उदय पटेल जी पूछ रहे हैं और टीसीएस पे व्यूअर ने अपना नाम नहीं लिखा। दोनों स्टॉक्स पे आपकी राय? बहुत ही
टाटा पावर में मेरा यही है कि अगर ये 207 210 के लेवल के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली बाय करें। उन स्तरों के आसपास ऑलमोस्ट आ चुका है, 10 रुपए ऊपर है अभी, तो थोड़ा सा और वेट कर लें। मुझे लगता है कि 207 से 210 के लेवल अगर आते हैं वहां पर आप बाय करें। 200 का इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है, और अगर आप नेक्स्ट मंथ की ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे तो ये 200 के आसपास ही कहीं ना कहीं आकर स्टेबल होता है। तो 200 का इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो आप 195 के स्टॉप लॉस के साथ में 207 या 210 पे अगर आप एंट्री करते हैं, 195 का स्टॉप लॉस लगा लें, आपको 240 तक के स्तर मिल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको इस काउंटर के अंदर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल डिमांड जब तक है तब तक मतलब है ना, इस काउंटर को फंडामेंटली आप कर सकते हैं। और आखिरी सवाल है टीसीएस के ऊपर। आईटी स्टॉक्स में तो क्या है, कल टीसीएस में जिस तरीके का एकदम से गिरावट थी सर, ये फेक है क्या, या फिर कुछ खरीदारी का मौका मिल सकता है? क्योंकि बहुत ज्यादा टूट गया टीसीएस जैसा स्टॉक, 3150 के लेवल पे मिल रहा है, क्या करना चाहिए? सर, जिस तरह से नेस्डेक ने कल रिकवरी दिया है और जितना नेस्डेक पिछले दिनों में करेक्ट हुआ है, मुझे लगता है कि वहां पर एक कंसोलिडेशन का फेज स्टार्ट होना चाहिए। वहां पर अगर हमें स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है तो ये काउंटर वापस आपको 3500-3600 के आसपास के लेवल दिखाएगा। अगर किसी के पास में पोजीशन है तो 2900 के आसपास के इसके एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस निकल कर आता है। 2900 अगर टूटता है तो काउंटर में से निकल जाए। लेकिन अगर आप लंबे निवेशक हैं तो इसने हमेशा पैसा बना के दिया है आपको, तो आप इस काउंटर के अंदर बने रहें। अगर आपका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं है तो मेरी इसके अंदर होल्ड ही रहा है, भले ये मार्केट की रीजंस की वजह से नीचे आया है। सर एसजेएक्स निफ्टी आप क्या बोल रहे थे, निफ्टी कौन से लेवल पे खुले तो उसके बाद एकदम से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी? ये तो खुली उसके ऊपर है मेरे ख्याल से। अभी मार्केट ऊपर नहीं हुआ, बिकॉज मैं एसजीएक्स निफ्टी को देख के मतलब है ना अपने लेवल से ही निकालता। मैं कल की क्लोजिंग को देखते हुए लेवल निकालता हूं, तो 16072 का लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो डेफिनेटली इसके अंदर बाय जोन आएगा। आप इसका उल्टा ट्रेड भी ले सकते हैं। अगर मार्केट 16070 के लेवल को तोड़ता है निफ्टी, तो वहां पर आप अपनी मंदी की पोजीशन बना सकते हैं। ओके राइट, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए और साथ साथ व्यूअर्स की क्वेरी को एड्रेस करने के लिए। अब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रजत जी, थैंक यू सो मच। और एक डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वो मेरे क्लाइंट के या मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली एक का नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप इसे मेरे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर लेकर चलें। और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो सेबी रजिस्टर्ड हो उससे आप डिस्कस करके फिर ही कोई भी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस बनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर। लेकिन मैं व्यूअर्स को बता दूं किस तरीके से वो इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। एक तो बिजनेस के यूट्यूब पेज पर जाएं, रोज सुबह आप हमारे साथ कनेक्ट हों। 8 बजे से हम शुरू करते हैं और उसके बाद आप कोशिश हमारी ये होती है कि आपकी मैक्सिमम क्वेरीज को हम एड्रेस कर पाएं, आपकी मदद करें कि आपकी कोई भी होल्डिंग हो तो उस पर भी आपको राय दिलाएं, या फिर अगर आप कुछ शेयर खरीदना चाहते हो तो उस पर भी आपको आउटलुक दिलाएं, बाजार के एक्सपर्ट से आपको कनेक्ट कराया जाए। लेकिन करना सिर्फ आपको यह है कि बिजनेस के यूट्यूब पेज पर जाएं, वहां पर चैट बॉक्स सेक्शन में अपने जो सवाल हैं वो हमें लिख कर दें। कोई भी स्टॉक पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और एक काम जरूर कर लीजिए, तक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको बिजनेस जगत का लेटेस्ट कंटेंट जो है, अपडेटेड कंटेंट, वो मिलता रहेगा और आपके पास मौका होगा बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने का। फिलहाल जैसे कि उम्मीद थी और ये हमने आपको शाम को ही बताया था कि हो सकता है कि बाजार एक बार करवट का अटेम्प्ट जरूर ले, और एक आज उम्मीद ये है कि 16,100 के लेवल को दस्तक देंगे। अब दिक्कत ये है मार्केट की है, 16,100 हो चाहे 16,200, 16,300, सभी में ही जमा बड़ा है। ऊपरी स्तरों पे बहुत हेवी कॉल राइटिंग, यानी कि पोजीशंस जो ऊपर से मंदी की बनाना शुरू कर देते हैं वो पोजीशंस खड़ी हैं। ये ट्रैप होने भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यार आपने देखा ही अभी जो हमने आपको ग्राफ से जरिए बताया कि इस सीरीज में सभी सेक्टर्स लाल निशान में है और तगड़े शॉर्ट सिस्टम में है। अभी शॉर्ट्स कभी ना कभी तो कटेंगे, रोल ओवर होते हैं कि नहीं ये देखना होगा। तो अगली सीरीज के लिए अब क्या आउटलुक होगा उस पर व्यू चला जाएगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए एक रेंज में फंसते हुए नजर आएंगे, ऐसा साफ तौर पे लग रहा है। और एशिया मार्केट्स का भी कोई मूड माहौल उतना एनकरेजिंग है नहीं, देखते हैं कि पिकअप करते हुए नजर आते हैं कि नहीं। लेकिन बहुत बड़ी तेजी के लिए 16,300, 16,400 के लेवल्स को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस लेवल पे आप देखेंगे एक बार अगर पहुंच गए तो बियर्स को झटका लगना शुरू होगा। फिलहाल वो लेवल्स यहाँ से बहुत दूर हैं। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिजतक के साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें बिजतक। नमस्कार।